आवाजें फीकी पड़ी। ईगल किंग ने अपने तेज पंजे घुमाए, खून बिखर गया और अभी अभी के 2 युवकों की लाशें एक पल में फट गईं। उसी समय अनगिनत याओ बीस्ट्स जंगल से बाहर निकले, इन लोगों को घेर लिया। क्या? इतने सारे याओ बीस्ट्स? क्या हो रहा है? यह देखकर सभी ने तुरंत घबराहट दिखाई। याओ बीस्ट्स की इन घनी भीड़ ने उनके सिर की खाल खड़ी कर दी। जो महिला जमीन पर बैठी थी, उसका भी एक्सप्रेशन बदल गया। जैसे ही उसने अपनी लंबी तलवार खींची, एक घनी स्वॉर्ड क्यूई उसके साथ आई और एक तलवार की चमक ईगल किंग की तरफ छा गई। बैंग! लंबी तलवार ईगल किंग के तेज पंजों पर लगी, तुरंत चकाचौंध लपटें बिखेर दी। इंसान, तुम निश्चित रूप से मरोगे। ईगल किंग ने एक तीखी चीख निकाली, अपने पंख तेज तलवारों की तरह फैलाए और ऊंचे आसमान में उड़ गया। फिर वह सीधे नीचे गोता लगाया, उसकी शक्तिशाली आभा महिला की तरफ छा गई। महिला की सुंदर भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसकी लंबी तलवार चली, 10,000 तलवार की चमक में बदल गई, फिर एक में विलीन हो गई, एक अर्थशेकिंग स्ट्राइक बनाते हुए जो सीधे ऊपर की तरफ छेदा। एक पल में मैदान पर स्वॉर्ड क्यूई दमनकारी हो गई। बैंग! 2 शक्तिशाली ताकतें टकराईं, एक पल में एक विशाल शॉकवेव में बदल गईं जो बाहर की तरफ फैल गईं, जिससे अनगिनत पेड़ हिंसक उतार चढ़ाव के तहत आधे में टूट गए। जमीन ने भी धूल के बादल उठाए। हम्फ! उस तलवार के वार की ताकत के तहत ईगल किंग ने एक दबी हुई आवाज निकाली। उसका विशाल शरीर लुढ़कता हुआ भेजा गया और उसने सैकड़ों फीट दूर अपना फिगर स्थिर किया। हालांकि उसके तेज पंजे अभी भी स्वॉर्ड क्यूई से घायल थे और लाल रंग का खून ऊंचे आसमान से टपक रहा था। स्टेप, स्टेप, स्टेप। उसी समय महिला ने जमीन पर कदम रखा, लेकिन केवल कुछ कदम। स्पष्ट रूप से इस टक्कर में उसने पूर्ण बढ़त बनाए रखी, लेकिन उसकी चमकीली आंखों ने एक गंभीर एक्सप्रेशन दिखाया। हालांकि उसने बढ़त बनाई थी, लेकिन अन्य डिसाइपल्स इतने विशाल याओ बीस्ट हॉर्ड के हमले के तहत एक के बाद एक गिर रहे थे। एक पल से भी कम समय में उनमें से आधे गिर चुके थे। आखिर क्या हो रहा है? उसने अपनी भौहें कसकर सिकोड़ ली। आमतौर पर इस पर्वत श्रृंखला में वास्तव में बहुत से याओ बीस्ट्स थे, लेकिन जब तक कोई उनसे बचता, कोई मुसीबत नहीं होती, वे कभी इतने विशाल याओ बीस्ट हॉर्ड में इकट्ठा नहीं होते थे। और जिस ईगल ने अभी उस पर हमला किया, वह निश्चित रूप से याओ किंग रियल्म तक पहुंच चुका होगा। इस तरह के चरित्र सामान्य परिस्थितियों में प्रकट नहीं होते। दहाड़! जैसे ही वह गंभीर महसूस कर रही थी, एक दहाड़ के साथ जिसने पर्वतीय जंगल को हिला दिया, एक राजसी लेपर्ड जंगल से बाहर निकला। रंबल! जमीन फिर से कांप गई और पिग किंग के भारी अंगों ने जमीन को रौंदते हुए चार्ज किया। 2 और याओ किंग्स? महिला ने अपनी भौहें कसकर सिकोड़ ली। जब उसने ऊपर देखा तो ईगल किंग, जो घायल था लेकिन अपनी लड़ने की क्षमता नहीं खोया था, आसमान में सीटी बजा रहा था, फिर से नीचे झपट्टा मार रहा था। लगभग बिना किसी शब्द के 3 याओ किंग्स ने महिला पर तूफानी हमला बोल दिया। महिला भी पीछे नहीं रही। एक महिला होने के बावजूद उसने इस समय एक दमनकारी उपस्थिति फूटी। उसका पूरा व्यक्ति एक तेज तलवार में बदलता हुआ प्रतीत हुआ, 3 याओ किंग्स के हमलों को आसानी से संभालता हुआ। आ! 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 मेरी मदद करो! हालांकि डिसाइपल्स की चीखें अधिक से अधिक बार आने लगी। भले ही महिला उन्हें बचाना चाहती थी, लेकिन वह 3 याओ किंग्स के हमलों के तहत खुद को मुक्त नहीं कर पा रही थी। आखिरकार अंतिम डिसाइपल महिला के सामने डर से भरे चेहरे के साथ गिर गया। जमीन पर लाशों के ढेर थे।
खून ने धरती को लाल कर दिया और खून की एक तीखी गंध ने पूरे पर्वतीय जंगल को ढक लिया। धिक्कार है। महिला का चेहरा ठंडा था, उसका दिल जोर जोर से कांप रहा था। ये सभी उसके सेक्ट के एलिट डिसाइपल्स थे। हम्फ, तुम हमसे लड़ते हुए विचलित होने की हिम्मत करती हो। तभी लेपर्ड किंग ने ठंडी मजाक की। उसके विशाल पंजे हवा के एक तूफान के साथ सीटी बजाते हुए आए। महिला की अभिव्यक्ति बुरी तरह बदल गई। उसने अपनी तलवार पकड़कर ब्लॉक किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके निचले पेट पर सफेद ड्रेस फट गई, एक भयानक घाव छोड़ गई जिसने तुरंत उसके कपड़े लाल रंग में रंग दिए। वह जल्दी से पीछे हटी, उसकी चमकीली आंखें अनिच्छा से लाशों के ढेर को देख रही थी। उसने अपनी लाल होंठ अपने दांतों से काटी और प्रकाश की एक धारा में बदलकर जल्दी से भाग गई। पीछा करो। 3 याओ किंग्स ने एक दूसरे को देखा। स्पष्ट रूप से उनका उसे उसकी सुंदरता के कारण जाने देने का कोई इरादा नहीं था। महिला अभी भी 3 याओ किंग्स से तेज थी। पीछा करने के बाद वह आखिरकार अस्थायी रूप से उनका पीछा करने से बचने में कामयाब रही। हालांकि उसकी स्थिति अभी भी आशावादी नहीं थी। अत्यधिक खून की कमी के कारण उसका सुंदर चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया था और वह अपने घायल शरीर को खींचकर केवल लड़खड़ाती हुई चल सकती थी। उसी समय उसकी नाजुक भौहें कभी शिथिल नहीं हुईं। रास्ते भर उसने पाया कि पूरी पर्वत श्रृंखला हर जगह याओ बीस्ट से भरी हुई थी और अन्य याओ किंग आभाओं के गुजरने की कमी नहीं थी। आखिर क्या हो रहा है? उसकी अभिव्यक्ति भ्रम से भरी थी। ऐसी चीज अभूतपूर्व थी। दूर नहीं, एक छोटे याओ बीस्ट को देखकर उसने अपनी उलझन को सुलझाने के लक्ष्य के साथ एक भूत जैसी आकृति के साथ उस पर फ्लैश किया और अपना जेड हाथ सीधे उस छोटे याओ बीस्ट के सिर के ऊपर रख दिया। सोल सर्च। जैसे ही छोटे याओ बीस्ट की यादें उसके दिमाग में उमड़ी, उसकी सुंदर आंखें फड़क गईं, उसके लाल होंठ अनजाने में और चौड़े खुल गए और आखिरकार वह आश्चर्य से चीख उठी। कैसे? इतना शक्तिशाली व्यक्ति कैसे हो सकता है? बस जब वह शॉक में थी, क्राइसिस की एक स्ट्रॉन्ग सेंस आ गई। इसके तुरंत बाद उसने आगे कई दिशाओं से मूवमेंट्स डिस्कवर की। स्पष्ट रूप से पीछा करने वाले आ पहुंचे थे। उसने तुरंत भौहें सिकोड़ ली। उसकी सुंदर आंखें उसके पीछे की चट्टान की तरफ डांट कर गईं। अपनी लाल होंठ काटते हुए वह अनिच्छा से भरी हुई नीचे कूद गई। इस गॉडफोर्सेन जगह से मैं आखिरकार बाहर निकल गया। यी फेंग आलस से चल रहा था, अपने हाथ में ओल्ड टर्टल पकड़े हुए। हालांकि पहाड़ों में तापमान ज्यादा नहीं था, इतनी यात्रा के बाद उसका शरीर पहले से ही पसीने से लथपथ था। यहाँ एक पूल है। यी फेंग की आंखें चमक उठीं। वह पानी का तापमान टेस्ट करने के लिए गया और पाया कि यह ठंडा नहीं था। उसने तुरंत अपने कपड़े उतारे और पूरी तरह से नग्न पानी में कूद गया। कितना कंफर्टेबल! यी फेंग ने खुद को अच्छी तरह से धोया। पानी में तैरते हुए उसका ऊपरी शरीर कमर के ऊपर खुला था। वह जंगल से छनकर आ रही सूरज की रोशनी का सामना कर रहा था और एक संतुष्ट स्माइल पहने हुए था। बैंग! तभी एक शैडो अचानक ऊपर से गिरी, कई गज ऊंचा छप्पर उड़ाती हुई। स्प्रे ने उसके चेहरे पर मारा, उसे ब्लाइंड कर दिया। जब पानी शांत हुआ और उसने फिर से देखा, तो उसे वहां कुछ नहीं मिला। यह क्या था? यी फेंग पानी में तैरता रहा और ऑब्जर्व करता रहा, लेकिन जब सतह पूरी तरह से शांत हो गई, तो भी उसे कुछ नहीं मिला। शायद बस एक चट्टान जो नीचे गिरी, है न? उसने खुद से सोचा। लेकिन अगले ही पल उसे अपने पैरों के नीचे कुछ तैरता हुआ महसूस हुआ। यह कोई सांप तो नहीं होगा?
यी फेंग का चेहरा पूरे टेरर से भर गया। अगले ही पल वह पूरे शरीर से कांप गया। यह चीज उसके निचले शरीर पर अटैक कर रही लग रही थी। यी फेंग घबरा गया और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसकी कमर के ठीक सामने एक सिर निकला। उसका चेहरा अभी अभी सतह पर आया था, जिसमें बड़ी आंखों की एक जोड़ी थी जो उसे घूर रही थी। ऐसा लग रहा था यह एक वुमन थी। यी फेंग ने भी अपनी नाक के कुछ इंच के भीतर इस चेहरे को नीचे देखा और एक पल में दंग रह गया। एक पल के लिए दोनों खालीपन से एक दूसरे को घूरते रहे। बीस्ट। अचानक एक जेड जैसा हाथ पानी से बाहर निकला और यी फेंग के चेहरे पर एक थप्पड़ लगा दिया। धिक्कार है। थप्पड़ खाने के बाद यी फेंग स्तब्ध रह गया। बिना एक शब्द कहे उसने वापस थप्पड़ मारा, उसी समय कोसते हुए, तुम मदरफकर, तुमने मुझे इतना डरा दिया और फिर भी तुमने मुझे थप्पड़ मारा। इस थप्पड़ ने उस वुमन को भी तुरंत स्तब्ध कर दिया। उसका ठंडा, बर्फीला, सुंदर चेहरा एक पल में इंटेंस किलिंग इंटेंट से ढक गया। उसके हाथ में एक लंबी तलवार दिखाई दी और उसका भीगा हुआ शरीर पानी को तोड़ते हुए यी फेंग की तरफ तलवार तान गया। लेकिन जैसे ही उसने मिडेयर में स्ट्रेंथ इकट्ठा की, उसे एहसास हुआ कि उसकी इंटरनल एनर्जी अपर्याप्त थी। वह लड़खड़ाई और मिडेयर से गिरी, सीधे यी फेंग के ऊपर गिरी। हे भगवान! यी फेंग की दहाड़ के साथ दोनों वापस पानी में गिर गए। एक हल्की हवा बही और जंगल में पत्तियां नाचने लगी। संध्या का समय था। आग की लपटें आराम से फड़क रही थी। चाहे वह आग की चमक हो या शाम की रोशनी, क्षितिज शानदार लाल और बहुत सुंदर था। वुमन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसका ठंडा शरीर आग की गर्मी के तहत सुधरता हुआ लग रहा था। कुछ देर बाद एक युवक हरे वस्त्र में अपने बाएं हाथ में ओल्ड टर्टल और पीठ पर बांस की टोकरी लिए उसकी तरफ चला। उसने भौहें सिकोड़ी, उसका चेहरा सरप्राइज दिखा रहा था। तुम? उसने आखिरकार पहचान लिया कि यह युवक वही मोटल था जिससे वह पहाड़ों में मिली थी। हाँ, यह मैं हूँ। यी फेंग ने ओल्ड टर्टल को एक पेड़ पर लटकाया, बांस की टोकरी नीचे रखी और चिड़चिड़ेपन से कहा, क्या तुम जानती हो, तुमने मुझे अभी मौत के घाट उतार दिया। यह सुनकर वुमन का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इससे पहले कि वह कोई मूव कर पाती, यह युवक वास्तव में उस पर दोष लगाने वाला पहला व्यक्ति होगा। हालांकि वह एक अनुचित व्यक्ति नहीं थी। हालांकि वह पहले गुस्से में थी, अब सोचने पर वह सच में यी फेंग को दोष नहीं दे सकती थी। बेशक, जब उसने पूल की घटना को याद किया, तो उसकी अभिव्यक्ति मदद नहीं कर सकी लेकिन बदसूरत दिखने लगी। वह दृश्य वास्तव में बोलने के लिए बहुत शर्मनाक था, खासकर जब इस मोटल ने वास्तव में उसे थप्पड़ मारा था। यह बस। हालांकि अपने शरीर को ढकने वाले कपड़ों और कोई पिछला इरादा नहीं दिखाने वाले युवक को देखते हुए उसने अपने दिल में गुस्से को दबा लिया। यहाँ अपने शरीर को पोषण देने के लिए कुछ मछली खाओ। यी फेंग ने अपने हाथ में भुनी हुई मछली उसे सौंप दी। वुमन ने भौहें सिकोड़ी और ठंडेपन से कहा, तुम जानते हो मैं एक मार्शल कल्टीवेटर हूँ। तो क्या? यी फेंग ने उस पर आंखें घुमाईं और कहा, क्या तुम्हें अभी भी खाना नहीं है? वुमन ने अपनी सुंदर भौहें सिकोड़ी, अपनी अभिव्यक्तिहीन अदा में लौटते हुए, और कहा, इस तरह की चीज मेरे लिए बेकार है। यी फेंग की आंखें फैल गईं। वह खड़ा हुआ और बोला, अगर मछली तुम्हारे लिए बेकार है, तो तुम मेरे ओल्ड टर्टल पर नजर तो नहीं गड़ा रही हो? जैसे ही उसने बात की, यी फेंग बेहद अनिच्छुक लग रहा था। हालांकि यह ओल्ड टर्टल एक बहुत अच्छा टॉनिक है, मैं इसे अपने छोटे झोंग किंग के लिए ले जा रहा हूँ।
यह सुनकर वुमन की अभिव्यक्ति तुरंत खराब हो गई। वह अपने सामने इस मोर्टल से कुछ हद तक दंग रह गई। वह, एक प्रतिष्ठित मार्शल किंग कल्टीवेटर, एक कछुए को हड़पना चाहती थी। कितना हास्यास्पद। बेफिक्र यी फेंग को देखते हुए वुमन, जो आमतौर पर बोलने की जहमत नहीं उठाती थी, मदद नहीं कर सकी लेकिन पूछा, तुम, एक मोर्टल, इस पर्वत श्रृंखला में आए। क्या तुम डरते नहीं? डरने की क्या बात है? यी फेंग ने एक मछली की हड्डी उगली और उलझन में पूछा। वुमन की आवाज घुट गई। भूल जाओ। एक मोर्टल की सोच हमेशा सीमित होती है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें वे बस नहीं समझेंगे। उससे बात करना गाय के आगे बीन बजाने जैसा है। हालांकि अपने शरीर को ढकने वाले कपड़ों को देखते हुए वह थोड़ा झिझकी, इससे पहले कि उसने कहा, खाना खत्म करने के बाद जल्दी से पहाड़ से नीचे जाने का रास्ता ढूंढो। हो, यी फेंग ने अपना सिर उठाया। क्योंकि अगर तुम पहाड़ से नीचे नहीं गए तो तुम मर जाओगे। वुमन ने एक गंभीर एक्सप्रेशन के साथ कहा। यी फेंग के पूछने का इंतजार किए बिना उसने जारी रखा, इस पहाड़ में कुछ ऐसा हुआ है जो तुम मोर्टल कल्पना नहीं कर सकते। जैसे ही उसने बात की, उसने अपना सिर थोड़ा उठाया। उसके दिमाग में उसने छोटे डेमन की आत्मा से निकाली गई यादें मदद नहीं कर सकी, लेकिन फिर से उभर आईं। पहाड़ से अस्थायी रूप से निकलना संभव नहीं है। मुझे अभी भी जड़ी बूटियां इकट्ठा करनी है। यी फेंग ने सिर हिलाया और स्माइल के साथ कहा। हालांकि मैं काफी क्यूरियस हूँ कि वास्तव में क्या हुआ। जड़ी बूटियां इकट्ठा करना? वुमन ने यी फेंग को हैरानी से देखा और ठंडेपन से कहा, क्या तुम सच में मौत से नहीं डरते? ठीक है। जैसे ही उसने बात की, वुमन सीधी खड़ी हुई, यी फेंग को देखा और बोली, मैं तुम्हें समझने दूंगी कि इस दुनिया में आसमान कितना ऊंचा और धरती कितनी मोटी है, ताकि तुम जुनूनी होना बंद करो और अपनी जान मत खो दो। तुम जानते हो इस दुनिया में याओ बीस्ट्स होते हैं, है ना? वुमन ने पूछा। मैंने उनके बारे में सुना है। यी फेंग ने सिर हिलाया। इस मुफू पर्वत श्रृंखला में बहुत से याओ बीस्ट्स हैं और उनमें से सबसे मजबूत पहले ही डेमन एम्परर रियल्म तक पहुंच चुके हैं। वुमन ने आराम से कहा, डेमन एम्परर रियल्म पहले से ही याओ रियल्म में एक क्षेत्रीय लॉर्ड है और यह मामला हमारे इलाके के मास्टर से संबंधित है, जो कई हजार मील तक फैला हुआ है, डेमन एम्परर बोगू। हालांकि यह डेमन एम्परर बोगू एक कछुए से कल्टीवेट हुआ था, लेकिन उसका कल्टीवेशन बेस अपनी लंबी उम्र के कारण बेहद गहरा है। यी फेंग ने ध्यान से सुना। हालांकि उसे अभी भी डेमन एम्परर की बहुत अवधारणा नहीं थी, लेकिन यह बहुत प्रभावशाली लग रहा था। फिर भी ऐसा एक्सपर्ट जो 10,000 याओं को कमांड करता है, कैप्चर कर लिया गया। वुमन ने जोड़ा। कैप्चर? यी फेंग ने हैरानी से पूछा। हाँ। वुमन ने सिर हिलाया। उसका स्वर गंभीर होता गया जब उसने जारी रखा, यह एक इंसान था, एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान। इस बिंदु पर उसने श्रद्धा की एक लुक दिखाई। उसकी आंखें लालसा से भरी थी। इस व्यक्ति के पास राक्षसी स्ट्रेंथ थी। वह अकेले डेमन एम्परर बोगू के इमोर्टल केव में घुस गया, न केवल डेमन एम्परर के ट्रेजेस को जब्त किया, बल्कि डेमन एम्परर को लाइव कैप्चर भी कर लिया, यह कहते हुए कि वह चाहता था। क्या चाहता था? यी फेंग की क्यूरियोसिटी जग गई। वुमन ने कहा, अपना शौक छिपाने में असमर्थ। उसने कहा वह इस डेमन एम्परर को घर ले जाकर सूप बनाना चाहता था। सूप बनाना? यी फेंग ने अपना मुंह चौड़ा खोला और अनजाने में पेड़ पर लटके ओल्ड टर्टल पर एक नजर डाली। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह एक्सपर्ट भी इस कछुए डेमन एम्परर का सूप बनाना चाहेगा। यह शौक सच में उसके अपने जैसा था।
और यह ठीक इसी वजह से था कि इसने पूरे मुफू पर्वत श्रृंखला के सभी याओ बीस्ट्स का क्रोध भड़का दिया। वुमन ने बचे हुए डर के साथ कहा, अन्य डेमन एम्परर्स के एकजुट होने पर पूरे मुफू पर्वत श्रृंखला के याओ बीस्ट्स ने इस इंसानी पावर हाउस के खिलाफ एक किल ऑर्डर जारी कर दिया। हालांकि उन्हें यह इंसान नहीं मिला है, लेकिन मेरे यूजियान सेक्ट के डिसाइपल्स को एक अनुचित आपदा का सामना करना पड़ा है। हालांकि इस डेमन एम्परर बोगू ने कई सालों से बहुत सारी बुराइयां की हैं। हालांकि मेरे यूजियान सेक्ट के कुछ डिसाइपल्स मर गए, लेकिन इस संकट को खत्म करने में सक्षम होना इसके लायक है। इसलिए सामान्य समय में अगर तुम भाग्यशाली होते तो शायद बच सकते थे, लेकिन अब। वुमन ने रुक गई। उसने सिर हिलाया, यी फेंग को देखा और गंभीरता से कहा, एक बार याओ बीस्ट द्वारा डिस्कवर होने पर तुम्हारे पास बचने का बिल्कुल कोई चांस नहीं है, खासकर जब तुम सिर्फ एक मोर्टल हो। इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द पहाड़ छोड़ देना चाहिए। इसने सच में यी फेंग को एक डिफिकल्ट स्थिति में डाल दिया। हम भी अलग हो जाते हैं। वुमन खड़ी हुई और बोली, मेरा पीछा कई याओ किंग्स कर रहे हैं। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मुझे डर है कि मेरे पास तुम्हारी देखभाल करने का कोई टाइम नहीं होगा। जैसे ही उसने बात की, वुमन ने अपनी लंबी तलवार पकड़ी और जाने की तैयारी की। रुको, यी फेंग ने पुकारा। हम्मा। वुमन रुकी और अपना सिर घुमाया। तुम अभी भी इंजर्ड हो, कुछ जड़ी बूटियां क्यों नहीं लगाती? यी फेंग ने कहा। मेरे पास अभी भी यहाँ जड़ी बूटियां हैं। मैं तुम्हारी काइंडनेस की सराहना करती हूँ, लेकिन वुमन ने थोड़ी कृतज्ञता के साथ कहा, हालांकि उसने सीधे मना कर दिया, तुम मोर्टल्स की चीजें मेरे लिए बेकार हैं। उसके साथ वुमन की फिगर फ्लैश हुई और जंगल में गायब हो गई। वुमन के जाने के बाद यी फेंग वहीं खड़ा परेशान महसूस कर रहा था। लेकिन ध्यान से सोचने पर पहाड़ इतना डरावना नहीं था। आखिरकार पिछले कुछ दिनों में उसे कोई खतरा नहीं मिला था। अगर किसी खतरे का जिक्र करना हो तो एक भेड़िया था जिसने उस पर पहले हमला किया था, लेकिन चूंकि यी फेंग ने कुछ मूव्स का अभ्यास किया था, उसने इसे अपने फावड़े से कैजुअली पीटकर मार दिया। इसके अलावा उसे अभी भी झोंग किंग के लिए दवा ढूंढनी थी। अगर उसे दवा नहीं मिली, हालांकि पिछले इलाज के बाद झोंग किंग की जान अब खतरे में नहीं थी, लेकिन उसके गंभीर दुष्प्रभाव होंगे। इतनी छोटी उम्र में वह नहीं चाहता था कि उसके शिष्य में कोई पुरानी बीमारी विकसित हो। एक फ्लैश में 3 दिन बीत गए। जंगल के एक हिस्से में तलवारधारी वुमन गंभीर दिख रही थी। उसके मुंह के कोने पर खून की एक बूंद लटक रही थी। अभी अभी उसने एक और लड़ाई लड़ी थी, जिसमें 2 याओ किंग्स के साथ आपसी चोटें आई थी। बेशक यह सबसे गंभीर हिस्सा नहीं था। सबसे गंभीर हिस्सा यह था कि पूरी पर्वत श्रृंखला को याओ बीस्ट्स ने सील कर दिया था और बाहर निकलने का बस कोई रास्ता नहीं था। अपने थके हुए शरीर को खींचते हुए उसने बचने का एक रास्ता सोचा, जबकि साथ ही 3 दिन पहले उस युवक के बारे में भी सोच रही थी। वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन एक कड़वी स्माइल दिखाई। अपनी प्रतिष्ठित मार्शल किंग स्ट्रेंथ के साथ भी वह बच नहीं सकती थी। इस युवक की तो बात ही छोड़ दो। याओ बीस्ट से भरी वर्तमान पर्वत श्रृंखला में वह शायद एक रात भी नहीं बच पाता। आखिरकार एक मोर्टल बॉडी के साथ वह शायद सबसे छोटे याओ से भी नहीं बच सकता। और अब पूरी पर्वत श्रृंखला में उस रहस्यमय एक्सपर्ट के अलावा, जिसका ठिकाना अज्ञात था, वह शायद एकमात्र जीवित इंसान बची थी। हालांकि उसे पछतावा महसूस हुआ, लेकिन वह व्यक्ति केवल आकस्मिक परिचित थे। इस मामले के बारे में वह कुछ नहीं कर सकती थी, केवल पछतावे की हम्मा। तभी उसने आगे मूवमेंट सुना।
उसकी घोस्ट जैसी फिगर आगे फ्लैश हुई और उसने तुरंत अविश्वास में अपनी आंखें फैला ली। वह हरे वस्त्र वाली फिगर, एक कछुआ और एक छोटी बांस की टोकरी लेकर चलने वाली परिचित पीठ। और कौन हो सकता था उस युवक के अलावा? ऐसा लग रहा था वह अभी भी एक धुन गुनगुना रहा था। एक गहरे आश्चर्य की लुक वुमन के सुंदर चेहरे पर फैल गई। पिछले 3 दिनों में वह अत्यधिक सावधानी से कदम-दर-कदम आगे बढ़ी थी, फिर भी उसे अनगिनत याओ बीस्ट्स का सामना करना पड़ा था। कई बार वह खुद को गंभीर खतरे में पा चुकी थी, केवल अपनी स्ट्रेंथ और थोड़ी किस्मत के सहारे जान बचाती हुई। फिर भी यह मोर्टल जो कछुआ ले जा रहा था, पूरी तरह से बिना किसी नुकसान के था। यहाँ तक कि उसका साधारण हरा वस्त्र भी बेदाग बना हुआ था, बिना धूल के एक कण के। क्या इन पहाड़ों में याओ बीस्ट्स ने अपनी तीक्ष्णता खो दी है, या वे अंधे हो गए हैं? या यह मोर्टल बस अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली है, जबकि उसकी खुद की किस्मत इतनी खराब है? चाहे वह कितना भी सोचे, वह यह नहीं समझ पा रही थी कि यी फेंग कैसे बिना किसी नुकसान के रह सका। उसके विचार में एक मोर्टल की तो बात ही छोड़ दो, यहाँ तक कि एक मार्शल स्पिरिट एक्सपर्ट को भी इन पहाड़ों में अब जीवित रहने का कोई चांस नहीं मिलेगा। अपने दिल में भारी संदेह लिए वह आगे बढ़ी, यी फेंग का पीछा करते हुए। तुम? आने वाले को देखकर यी फेंग ने आश्चर्य की एक स्माइल दिखाई, लेकिन वुमन ने नहीं बोली। उसकी जीवंत आंखों ने यी फेंग को सिर से पैर तक परखा। उसकी एक्सप्रेशन और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गई। यी फेंग के पास बिखरने का जरा भी निशान नहीं था। बहुत बहुत देर के बाद उसने आखिरकार एक डीप ब्रीथ ली और एक जटिल एक्सप्रेशन के साथ कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारी जैसा मोर्टल अभी भी जीवित होगा। यह कैसी बात है? यह सुनकर यी फेंग का चेहरा तुरंत डार्क हो गया। क्या वह मूल रूप से उसे मरने का श्राप नहीं दे रही थी? मैं सॉरी हूँ, मेरा कोई अपमान करने का इरादा नहीं था। मैं बस बहुत सरप्राइज हूँ, वुमन ने जल्दी से एक्सप्लेन किया, लेकिन उसके चेहरे पर अविश्वास की लुक बनी रही। ठीक है तो? यी फेंग ने उदासीनता से नोड किया। कुछ और परिचयात्मक बातचीत के बाद वुमन जाने की तैयारी करने लगी। जाने से पहले उसने एक जटिल टोन में कहा, मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में तुम्हारी किस्मत साथ देती रहेगी। यी फेंग मदद नहीं कर सका लेकिन एक कड़वी स्माइल दी। यह वुमन थोड़ी न्यूरोटिक थी। पहाड़ उतने खतरनाक नहीं थे जितना वह बना रही थी। इन सभी दिनों में उसे एक खरोंच भी नहीं आई थी। फिर भी वह एक डिसेंट इंसान लग रही थी। जब उसने पहले रास्ता पूछा था, तो उसने उसे पहाड़ से नीचे ले जाने के लिए किसी को भी भेज दिया था। इसलिए उसने एक स्मॉल पाउच निकाला और कहा, मेरे पास यह कीटविकर्षक सैशे है। मैंने इसे खुद जड़ी बूटियों से बनाया है। क्या तुम इसे लेना चाहोगी? वुमन ने सैशे पर एक नज़र डाली और भौहें सिकोड़ ली। मुझे लगता है कि तुम्हें यह मुझसे ज्यादा चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें यह ज्यादा चाहिए, यी फेंग ने आराम से स्माइल के साथ कहा। आखिरकार यह चीज मेरे लिए काफी हद तक ऑप्शनल है। यी फेंग यह कहने में रॉन्ग नहीं था। उसके माइंड में भले ही यह युवती एक कल्टीवेटर थी, वह शायद सांप, कीड़े और चींटियों को अभी भी पसंद नहीं करती थी। उसकी तुलना में एक आदमी के रूप में ऐसी चीजों के लिए उसकी टॉलरेंस बहुत अधिक थी। मुझे यह ज्यादा चाहिए। वुमन को यह थोड़ा मनोरंजक लगा। ईमानदारी से कहूँ तो मोटर्स द्वारा बनाई गई ऐसी वस्तुएं उसके लेवल के एक मार्शल कल्टीवेटर के लिए बहुत पहले ही अपनी यूटिलिटी खो चुकी थी। हालांकि यी फेंग के स्माइलिंग फेस को देखकर
उसने अभी भी कीटविकर्षक सैशे को एक्सेप्ट कर लिया और बेपरवाही से इसे अपनी कमर पर लटका लिया। वह अभी भी लकी हो सकता था, लेकिन ऐसी किस्मत हमेशा के लिए नहीं रहने वाली थी। वह सबसे अधिक संभावना एक डेड मैन था। उसे यह उसकी अंतिम सांत्वना के रूप में मान लो। उसके साथ वुमन ने यी फेंग को एक अंतिम नजर दी, फिर डांट करके भाग गई, जंगल में वैनिश हो गई। एक और दिन संध्या के समय एंड हुआ। एक छायादार घाटी में ईगल किंग एक चट्टान पर परच था। पास में खलनायक आंखों की एक और जोड़ी चमकी। अपनी कांटेदार जीभ को फड़फड़ाते हुए उसने अपना मुंह खोला और पूछा, ईगल किंग, कोई न्यूज? डेमन एम्परर का अभी भी कोई ट्रेस नहीं मिला। ईगल किंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। एक्सटर्मिनेशन ऑर्डर के तहत एक इंसानी मार्शल किंग के अलावा, जो मुश्किल से जीवित है, अन्य सभी इंसान एलिमिनेट कर दिए गए हैं। हालांकि एक स्मॉल याओ ने अभी एक और इंसानी युवक को देखने की रिपोर्ट दी है। किसी भी गलती को रोकने के लिए मुझे तुम्हें, स्नेक किंग, मेरे साथ चलने के लिए परेशान करना होगा। डेमन एम्परर की सेवा करना हमारा ड्यूटी है, आवाज ने जवाब दिया। शब्दों के गिरते ही दोनों याओ लाइट की दो स्ट्रीक्स में बदल गए। याओ बीस्ट्स के एक बड़े ग्रुप का लीड करते हुए उस पर्वत श्रृंखला की तरफ बढ़े। हम्मा वुमन, जो अभी अभी यी फेंग से अलग हुई थी, ने इन पावरफुल आभाओं को यी फेंग की डायरेक्शन में जाते हुए फील किया। शैडो में हाइड होते हुए उसकी सुंदर आंखें एक पल में सिकुड़ गईं। क्या उसे डिस्कवर कर लिया गया है? वुमन ने अपना होंठ काटा, यह सोचते हुए कि क्या वह बैग जाकर यी फेंग को बचाने की कोशिश करे। लेकिन दो याओ किंग्स की आभाओं को फील करते हुए उसने वह विचार छोड़ दिया। अपनी वर्तमान क्रिटिकली इंजर्ड अवस्था में वह दो याओ किंग्स के लिए कोई मैच नहीं थी। बैक जाने का मतलब केवल निश्चित डेथ होगा। तुम्हारा नेक्स्ट जन्म तुम्हें यह विजडम दे कि ऐसी डेंजरस जगहों में लापरवाही से एंटर न करो। उसने एक हेवी साई ली। हालांकि उसके हार्ट में पछतावा था, वह सिचुएशन को बदलने में पावरलेस थी। एक हल्की छलांग के साथ उसकी फिगर जंगल में वैनिश हो गई। धिक्कार है, हालांकि उस महिला की तरह यहाँ कोई याओ बीस्ट्स नहीं है, लेकिन हाल ही में बहुत सारे जंगली जानवर निकल रहे हैं। यी फेंग की बड़बड़ाती आवाज गूंज उठी। पिछले 2 दिनों में सांप, जंगली सुअर और कौवे जैसे अनगिनत जानवर ऐसे अभिनय कर रहे थे जैसे वे हीट में हों। बेतहाशा उसे परेशान कर रहे थे, जिससे वह बेहद चिढ़ गया था। यह कहा जा सकता था कि उसे हाल ही में एक अच्छी रात की नींद नहीं मिली थी। आकाश को देखते हुए वह जानता था कि वह आज अपनी यात्रा जारी नहीं रख सकता, इसलिए यी फेंग के पास वहीं कैंप करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि उसे अभी भी उन हीट में पागल जानवरों से निपटने का एक तरीका निकालना था। यह सोचकर यी फेंग ने अपनी छोटी बांस की टोकरी से एक छोटी दवा की बोतल निकाली, फिर बोतल के पाउडर को कैंपसाइट के चारों ओर डाल दिया। यह एक औषधीय पाउडर था जिसे यी फेंग ने आने से पहले विशेष रूप से तैयार किया था, जिसका उपयोग रियलगर के समान था। यह पाउडर जंगली सुअर जैसे बड़े जंगली जानवरों को रोकने में सक्षम नहीं हो सकता था, लेकिन कुछ कीड़ों और चींटियों को दूर रखने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। यह खत्म करने के बाद यी फेंग ने जम्हाई ली, अपने थके हुए शरीर को संभाला, एक चट्टान के सहारे झुक गया और गहरी नींद में सो गया। एक पर्वत शिखर पर ईगल किंग और स्नेक किंग के नेतृत्व में अनगिनत याओ बीस्ट्स उस स्थान पर उतरे। सब लोग, तुम्हें इस व्यक्ति को ढूंढना होगा। चाहे वह वही हो जिसे हम ढूंढ रहे हैं या नहीं, उसे बिना किसी दया के मार डालो। ईगल किंग की आंखें उदासी से चमकीं जब उसने अन्य आसपास के याओ बीस्ट्स को आदेश दिया। हाँ, उसके आदेश का पालन करते हुए
अनगिनत याओ बीस्ट सभी दिशाओं में फैल गए। चलो यहाँ खबर का इंतजार करते हैं, ईगल किंग ने कहा। हम। स्नेक किंग ने सिर हिलाया। जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करके ध्यान करने और अपनी आत्मा को शांत करने ही वाला था, उसने अचानक कुछ खोजा और हैरानी से कहा, क्या वह नाइट विंड सेंटीपीड है? यह सुनकर ईगल किंग ने भी अपनी नजर वहां डाली और उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। क्या नाइट विंड सेंटीपीड को इमोर्टल केव में ठीक होना नहीं चाहिए? वह यहाँ क्यों भागा? जैसे ही उसने बात की, ईगल किंग ने झपट्टा मारा। उसके तेज पंजों ने नाइट विंड सेंटीपीड को पकड़ लिया और उसे खींच लिया। आह, ईगल किंग, तुम यहाँ क्यों हो? नाइट विंड सेंटीपीड ने चौड़ी आंखों और घबराए चेहरे के साथ पूछा। डेमन एम्परर के सेवक के रूप में वह जानता था कि डेमन एम्परर ने एक बार यहाँ एक स्पिरिचुअल क्यूई बीड छिपाई थी जिसमें बहुत पौष्टिक प्रभाव थे। वह मूल रूप से स्पिरिचुअल क्यूई बीड लेकर भागना चाहता था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसे ईगल किंग ने इसे हाथ में लेते ही रंगे हाथों पकड़ लिया। मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम यहाँ क्यों हो? ईगल किंग ने उसे तेज नजरों से घूरते हुए पूछा। क्या तुम्हें इमोर्टल केव में ठीक होना नहीं चाहिए? मैं नाइट विंड सेंटीपीड ने बिजली की गति से स्पिरिचुअल क्यूई बीड को अपनी पीठ के पीछे छिपाया। अपनी छोटी आंखें घुमाते हुए जल्दी से कहा, डेमन एम्परर कैप्चर हो चुका है। मैं इमोर्टल केव में रहकर ठीक होने का दिल कैसे रख सकता था? मैं यह देखने के लिए बाहर भागा कि क्या मुझे उस इंसान का कोई निशान मिल सकता है। यह सुनकर ईगल किंग का एक्सप्रेशन थोड़ा नरम हुआ। फिर उसने पूछा, तो नाइट विंड सेंटीपीड, क्या तुमने कुछ खोजा है? खोज खोज नाइट विंड सेंटीपीड ने चिंता महसूस की। बहुत देर तक हकलाता रहा, इससे पहले कि दांत पीसकर कहा, निश्चित रूप से एक खोज है, और मुझे लगता है कि वह इंसान बहुत संभावित रूप से पास में है। बोलने के बाद नाइट विंड सेंटीपीड ने अपना सिर अपराध बोध से नीचे झुका लिया। ईगल किंग की नजर का सामना करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी हैरानी के लिए ईगल किंग ने संतोष में सिर हिलाया और प्रशंसा की। नाइट विंड सेंटीपीड, तुम सच में विचारशील हो। तुम 6 डेमन एम्परर्स का पालन करने वाले अस्तित्व होने के योग्य हो। तुम सही हो। विश्वसनीय जानकारी के अनुसार वास्तव में पास में एक इंसान है। जहां तक कि क्या वह व्यक्ति है, यह अभी भी निर्धारित किया जाना बाकी है। तो नाइट विंड सेंटीपीड, मेरे और स्नेक किंग के साथ जांच करने आओ। आह नाइट विंड सेंटीपीड ने सिर हिलाया। फिर यह एहसास होने के बाद अपनी आंखें फैला ली कि क्या हुआ। क्या नाइट विंड सेंटीपीड डेमन एम्परर के लिए अपना परिश्रम करने को तैयार नहीं है? ईगल किंग ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। नहीं नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है? मैं डेमन एम्परर के लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ, नाइट विंड सेंटीपीड ने धर्मी ढंग से कहा, लेकिन उसी समय उसकी छोटी आंखें तेजी से घूम रही थी, भागने का मौका ढूंढने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही देर में एक छोटा याओ यी फेंग के निशानों की खोज की रिपोर्ट लेकर आया। चलो स्नेक किंग, नाइट विंड सेंटीपीड, ईगल किंग ने कहा। ठीक है ठीक है ठीक है। नाइट विंड सेंटीपीड ने पसीना पोंछा। 2 महान डेमन किंग्स की नजरों के तहत उसके पास पालन करने के अलावा कोई चारा नहीं था। गंतव्य के पास पहुंचकर ईगल किंग ने भौहें सिकोड़ ली। वास्तव में एक इंसान की आभा है, लेकिन ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। मेरा आदेश पास करो। पहले इस व्यक्ति को पूरी तरह से घेर लो। मेरे आदेश का इंतजार करो, इससे पहले कि हम एक साथ हमला करें और उसे कैप्चर करें। ईगल किंग ने तुरंत आदेश जारी किया। स्पष्ट रूप से यूजियान सेक्ट की घटना की पुनरावृत्ति नहीं चाहता था।
जहां वह मार्शल किंग इंसान अभी भी कैप्चर नहीं हुआ था। अगर वे पकड़ लेते तो शायद उन्हें इन इंसानों से डेमन एम्परर के ठिकाने के बारे में सुराग मिल जाते। याओ की भीड़ ने तुरंत यी फेंग को घेर लिया। उनकी ठंडी आंखें उसे घूर रही थी। लेकिन यी फेंग इस सब से अनजान था और चट्टान पर गहरी नींद में सोता रहा। हमला। ईगल किंग के आदेश के बाद आसपास के दर्जनों याओ बीस्ट्स तुरंत प्रकाश की धाराओं में बदल गए और यी फेंग को घेर लिया। पलक झपकते ही वे यी फेंग के आसपास पहुंच गए। हालांकि अगले ही पल वे याओ बीस्ट्स अचानक अपनी पटरियों पर रुक गए। उनके शरीर अचानक ढीले हो गए और उनकी आंखें अनजाने में काली पड़ने लगी। क्या हो रहा है? याओ ने घबराई हुई अभिव्यक्तियां दिखाईं। कमजोर ताकत वाले अपने मूल रूपों में वापस आ गए और मौके पर ही मर गए। केवल एक हिस्सा अभी भी संघर्ष कर रहा था, हालांकि वे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते थे। क्या हो रहा है? ईगल किंग तुरंत सतर्क हो गया। डेमन किंग को रिपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ जहर है। इस इंसान ने आसपास जहर बिछा दिया है। याओ में से एक ने गंभीर एक्सप्रेशन के साथ कहा। जहर? ईगल किंग की नजर ने चारों ओर घुमाई और सच में जमीन पर औषधीय पाउडर का एक घेरा था। हालांकि इसने उसे पीछे हटने के लिए नहीं बनाया, क्योंकि उसके विचार में चूंकि उसके अधीनस्थ अभी भी बने रह सकते थे, इसका मतलब था कि इस जहर की विषाक्तता सीमित थी। स्नेक किंग, ऐसा लगता है कि हमें खुद एक्शन लेना होगा। ईगल किंग ने स्नेक किंग को देखा और कहा। स्नेक किंग ने सिर हिलाया, जबकि नाइट विंड सेंटीपीड को भी देखते हुए कहा, नाइट विंड सेंटीपीड, तुमने कई डेमन एम्परर्स का पालन किया है, इसलिए तुम्हारी स्ट्रेंथ सामान्य याओ से अतुलनीय होनी चाहिए। चलो एक साथ हमला करें। जैसे ही उसने बात की, ईगल किंग और स्नेक किंग ने सावधानी के लिए अपने सबसे मजबूत याओ बीस्ट रूपों में बदल गए और झपट्टा मारा। ठीक है। नाइट विंड सेंटीपीड ने अनिच्छा से सिर हिलाया, लेकिन यह सोचकर कि यह सिर्फ एक इंसान था जिसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं था और शायद खतरनाक नहीं था, उसने भी अपने असली रूप में बदलकर पीछा किया। बस जब वे हमला करने ही वाले थे, यी फेंग, जो चट्टान पर लेटा था, करवट बदल कर लेट गया, अपना साइड प्रोफाइल दिखाते हुए। और संयोग से यह साइड प्रोफाइल नाइट विंड सेंटीपीड की आंखों में पड़ गया। गह! उस एक नजर ने नाइट विंड सेंटीपीड की आंखों को लगभग फटा दिया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके गले में मछली की हड्डी फंस गई हो। उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया था और उसके दिल की गहराई से एक तीव्र डर उठा। यह वही आदमी था जिसने हेयू को एक ही फावड़े से पीटकर मार डाला था और डेमन एम्परर को घास की रस्सी से बांध दिया था। यह सोचकर उसमें लड़ने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, केवल अपनी जान बचाना चाहता था। अपनी आंखें घुमाते हुए उसने अपने अनगिनत छोटे पैरों को लात मारी, अपना पेट पलटा और बिना किसी चेतावनी के जमीन पर गिर गया। हम्मा! नाइट विंड सेंटीपीड! नाइट विंड सेंटीपीड, तुम क्या कर रहे हो? आखिर क्या हो रहा है? नाइट विंड सेंटीपीड के असामान्य व्यवहार ने तुरंत ईगल किंग और उसके साथी से प्रतिक्रिया खींची। दोनों चिल्लाए। हालांकि चाहे वे कितना भी चिल्लाएं, नाइट विंड सेंटीपीड जमीन पर बिना किसी प्रतिक्रिया के पड़ा रहा। लेकिन ईगल किंग और स्नेक किंग उस समय उसकी परवाह नहीं कर सकते थे। एक दूसरे को देखने के बाद उनके असली रूप तेजी से बढ़े, एक ईगल और एक स्नेक में बदल गए और यी फेंग पर हमला किया। हालांकि जब वे यी फेंग के कुछ झांग के भीतर थे, दोनों याओ बीस्ट्स को अपने दिलों में अचानक झटका महसूस हुआ। उन्हें गंभीरता से एहसास हुआ कि उन्होंने इस तथाकथित टॉक्सिन को बुरी तरह से कम आंका था, क्योंकि जो कुछ याओ स्पिरिट्स अब तक टिके हुए थे, वे तेजी से मर रहे थे
अपने असली रूपों में वापस बदल रहे थे और जमीन पर ढह रहे थे। इस टॉक्सिन के तहत उनके शरीर के भीतर की पावर तेजी से खत्म हो रही थी, इस हद तक कि यह उनके बने हुए रूपों को भी सपोर्ट नहीं कर सकती थी और वे जल्दी से अपने मूल आकारों में वापस आ गए। यह थया यह आखिर क्या हो रहा है? दो महान याओ किंग्स ने अपनी आंखें फैला ली और घबराहट में चिल्लाए, लेकिन उनके शरीर एक औंस भी ताकत नहीं जुटा सके और वे केवल शक्तिहीन होकर जमीन पर लेट सकते थे। डैम्न इंसान, कितना घटिया! ईगल किंग जमीन पर लेटा हुआ बुरी तरह से कोस रहा था। जल्दी जल्दी से सुदृढ़ीकरण बुलाओ। स्नेक किंग ईगल किंग से भी बदतर स्थिति में था। उसका शरीर जमीन पर हिंसक रूप से मरोड़ रहा था और तीव्र घर्षण से उसकी त्वचा छिल गई थी। ईगल किंग ने डिले करने की हिम्मत नहीं की। अपने शरीर में आखिरी ताकत का उपयोग करते हुए उसने प्रकाश की एक धारा छोड़ी जो उड़ गई। बस इसी समय यी फेंग, जिसने हंगामा सुन लिया था, जाग गया। उसे तब तक नहीं पता था जब तक उसने देखा, और जब उसने देखा तो वह चौंक गया। कितना समय बीत गया था? इतने सारे जंगली जानवर क्यों थे? मेरी दवा सच में कमाल की है। यी फेंग खुद से डींग मारने से खुद को रोक नहीं सका। उसने सोचा था कि यह केवल कुछ सांपों और कीड़ों को दूर रखेगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि हिरण, पैंगोलिन और इसी तरह के पूरे ढेर मर गए हैं। कितना पाप! जमीन पर फैली लाशों को देखकर यी फेंग को काफी सहानुभूति महसूस हुई, लेकिन जब उसने जमीन पर मरते हुए सांप को देखा तो वह खुद को रोक नहीं सका। अपने होंठ चटकाते हुए उसने एक हाथ से सांप को पकड़ लिया। मैंने अभी तक खाया नहीं है। हाल ही में हर दिन बारबेक्यू खा रहा हूँ और मेरे मुंह में छाले हो गए हैं। मैं कुछ सांप का सूप बनाऊंगा ताकि पेट भर सकूं और साथ ही आंतरिक गर्मी को साफ कर सकूं। यी फेंग ने बड़बड़ाते हुए अपनी छोटी बांस की टोकरी से एक छोटा बर्तन निकाला। उसने पानी का एक बर्तन उबाला, सांप को छीला और उसमें डाल दिया। सांप सांप किंग, ईगल किंग, जिसने सब कुछ देखा था, ने गुस्से में अपनी आंखें फैला ली। अपने साथी को इतनी दयनीय मौत मरते देख उसके दिल में आघात का तूफान उठा। उसी समय राक्षसी गुस्सा और अपमान उठे। उसने अपने शरीर से संघर्ष किया, बेतहाशा अपने शरीर के भीतर की पावर को जुटाने की कोशिश कर रहा था ताकि टॉक्सिन को दूर किया जा सके। हालांकि इस समय एक सहज नजर ने उसे लगभग सोल फ्लाइंग अवे और स्पिरिट स्कैटरिंग की स्थिति में डाल दिया। पूल के पास, चट्टानों के पास, मरे हुए पेड़ पर, वह फिगर जो घास की रस्सी से बंधा और लटका हुआ था, क्या वह डेमन एम्परर नहीं था, जिस मार्शल एम्परर के बारे में वे दिन रात सोच रहे थे? हिस! ईगल किंग को अचानक एहसास हुआ तो उसके सामने का व्यक्ति वह घृणित और भयानक इंसान था जिसने डेमन एम्परर को कैप्चर किया था। वह मदद नहीं कर सका लेकिन पूरे शरीर से कांप गया, जोर जोर से कांप रहा था। उसी समय उसकी सारी लड़ने की भावना गायब हो गई। दवा के प्रभाव के साथ उसकी पलकें भारी और भारी होती गईं। लेकिन तभी एक आवाज आई, यहाँ एक ईगल भी है, तो आज रात का खाना और भी बेहतर होगा। यह वाक्य उसे तोड़ने वाला आखिरी तिनका बन गया और ईगल किंग बेहोश हो गया। नींद से तरोताजा होकर यी फेंग एक छोटी धुन गुनगुनाते हुए सांप और ईगल को साफ करने लगा। जब वह व्यस्त था, परिधि पर एक सेंटीपीड का पैर फड़का और फिर वह अचानक रेंग कर दूर चला गया और गायब हो गया। बहुत डरावना, बहुत डरावना। सारे रास्ते भागते हुए नाइट विंड सेंटीपीड को अभी भी बचा हुआ डर महसूस हो रहा था, खासकर जब उसने ईगल किंग और स्नेक किंग की दयनीय स्थिति के बारे में सोचा तो ठंडा पसीना बह निकला।
उसके पास अब डेमन एम्परर के कुछ ट्रेजर ट्रोव्स को हड़पने का समय नहीं था। वह केवल इस पर्वत श्रृंखला से भागना चाहता था। हालांकि वह ज्यादा दूर नहीं भागा था कि एक अर्थशेकिंग आवाज उभरी, उसकी तरफ दौड़ती हुई। आने वाले बाकी दर्जन या तो याओ किंग्स थे। ईगल किंग और स्नेक किंग से डिस्ट्रेस कॉल प्राप्त करने के बाद उन्होंने डेमन एम्परर के इलाके में सभी याओ बीस्ट्स को सबसे तेज गति से इकट्ठा किया था और घटना स्थल की तरफ दौड़ रहे थे। यह देखकर नाइट विंड सेंटीपीड का दिल बैठ गया और ठंडा पसीना बह निकला। एक बार जब उन्हें पता चला कि स्नेक किंग और ईगल किंग मर चुके हैं और वह भाग गया था, तो क्या वह अपनी आंखें घुमाते हुए उसने अपना दिल कठोर किया और निर्णायक रूप से अपनी 2 टांगों को किक मारी। एक पल की झिझक के बाद उसने एक और किक मारी और जमीन पर रेंगते हुए, हांफते हुए लेपर्ड किंग के नेतृत्व में याओ किंग्स के समूह ने नाइट विंड सेंटीपीड को जमीन पर मुश्किल से रेंगते देखा। वे तुरंत दौड़े और काले चेहरों के साथ पूछा, याओ स्पिरिट नाइट विंड, तुम यह क्या? नाइट विंड सेंटीपीड ने अपनी पूंछ उठाई, लेपर्ड किंग को बाधित करते हुए। अनगिनत नजरों के तहत उसने अपने शरीर में आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मुश्किल से एक आवाज निकाली, और कुछ मत कहो और कुछ मत पूछो। गंभीर रूप से घायल, बस एक कदम दूर, जल्दी जाओ। नाइट विंड सेंटीपीड के शब्दों ने वहां मौजूद सभी मॉन्स्टर्स को चौंका दिया। वास्तव में क्या हो रहा है? लेपर्ड किंग ने गंभीर एक्सप्रेशन के साथ पूछा। आह! नाइट विंड सेंटीपीड ने धीरे से आह भरी और अपना सिर थोड़ा झुका लिया। उसके विचार अभी अभी हुई महान लड़ाई की तरफ भटकते हुए लग रहे थे। धारा के ठीक पास ईगल किंग, स्नेक किंग और मैंने उस आदमी के निशान खोज लिए। हम तीनों ने मिलकर उससे लड़ाई की, लेकिन लड़ाई के परिणामस्वरूप ईगल किंग और स्नेक किंग ने वहीं अपनी जान गंवा दी। मैं बुरी तरह घायल हो गया और जानता था कि मैं लड़ाई जारी नहीं रख सकता। उसे भागने से रोकने के लिए मैंने अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल किया, अपनी 3 टांगों की बलि देकर केवल भागने और तुम्हें खबर देने के लिए। जैसे ही उसने बात खत्म की, वहां मौजूद सभी मॉन्स्टर्स ने नाइट विंड सेंटीपीड की तरफ सम्मान भरी नजरें डाली। वह लड़ाई कितनी भीषण रही होगी। यहाँ तक कि ईगल किंग और स्नेक किंग भी लड़ाई में मारे गए। भागने और खबर देने के लिए नाइट विंड याओ स्पिरिट ने भारी कीमत चुकाई होगी। नाइट विंड याओ स्पिरिट, हमारे इलाके के लिए तुम्हारी जैसी वफादार और समर्पित हस्ती का होना सच में एक वरदान है, लेपर्ड किंग ने गंभीरता से कहा। अच्छी तरह आराम करो, बाकी हम पर छोड़ दो। हम डेमन एम्परर को बचाएंगे और स्नेक किंग और ईगल किंग का बदला लेंगे। लेपर्ड किंग के शब्दों ने सभी मॉन्स्टर्स से सहमति की लहर खींची। नहीं, नहीं, नहीं। सच कहूं तो मैं सच में शर्मिंदा हूं। डेमन एम्परर को कैप्चर होते और स्नेक किंग और ईगल किंग को वीरतापूर्वक मरते देखना, जबकि मैं शक्तिहीन था। मैं मौत के लायक हूं। नाइट विंड सेंटीपीड ने अपराध बोध से सिर झुकाते हुए कहा। नाइट विंड याओ स्पिरिट, तुम क्या कह रहे हो? तुम, स्नेक किंग और ईगल किंग ने हमारे इलाके के लिए इतना कुछ किया है, पिग किंग ने जल्दी से कहा। वह आदमी इतना ताकतवर था कि डेमन एम्परर भी एक लड़ाई में उसका मुकाबला नहीं कर सका, फिर भी तुम उसे गंभीर रूप से अपंग करने में कामयाब रहे। यह काफी से ज्यादा है। वास्तव में हम पहले से ही अन्य इलाकों के बहुत एहसानमंद थे। इस तरह हमें अन्य इलाकों के डेमन एम्परर्स पर भरोसा करने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए तुम तीनों हमारे इलाके के महान हीरो हो। अब बाकी हम पर छोड़ दो। सब लोग मेरा आदेश सुनो। वह आदमी अब गंभीर रूप से अपंग है।
अपनी पूरी ताकत से डेमन एम्परर को बचाने और स्नेक किंग और ईगल किंग का बदला लेने के लिए रवाना हो जाओ। जैसे ही आवाज गिरी, सबकी आत्माएं उछल पड़ी और अभूतपूर्व मनोबल के साथ वे जल्दी से यी फेंग के लोकेशन की तरफ रवाना हो गए। लेपर्ड किंग और बाकियों के जाने के बाद नाइट विंड सेंटीपीड, जो अभी अभी अपनी आखिरी सांसें लेता हुआ लग रहा था, ने अचानक अभूतपूर्व गति से फूट पड़ा। पलक झपकते ही वह वैनिश हो गया। यह क्लाउड पाथ फ्लावर सच में ढूंढना बहुत मुश्किल है। यी फेंग ने सांप का सूप पीते, ईगल का मांस खाते और घुमावदार पहाड़ों को देखते हुए आह भरी। पेट भरने के बाद उसने देखा कि अभी अंधेरा नहीं हुआ था और उसने पास के पहाड़ों को फिर से खोजने की योजना बनाई। आखिरकार जब उसके पास समय था, झोंग किंग उतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता था। इसलिए यी फेंग ने अपना छोटा लोहे का फावड़ा उठाया और रवाना होने की तैयारी की। बस कुछ कदम चलने के बाद यी फेंग ने अपने हाथ में ओल्ड टर्टल को तौला, मुड़ा और उसे एक पेड़ पर लटका दिया। आखिरकार यह ओल्ड टर्टल कई पाउंड का था और इसे हर समय साथ ले जाना एक झंझट था। वह अंधेरे से पहले वापस आ जाएगा और ऐसा नहीं था कि कोई इसे पेड़ पर लटका हुआ ले जाएगा। क्या हो रहा है? जंगल में यूजियान सेक्ट की वुमन ने हैरानी से चारों ओर देखा। उसे अचानक एहसास हुआ कि पर्वतीय जंगल के सभी याओ बीस्ट्स एक ही दिशा में इकट्ठा हो रहे थे और वह दिशा बिल्कुल वही थी जहां से वह आई थी। यह वही जगह भी थी जहां यी फेंग स्थित था। मुझे नहीं पता कि ये याओ बीस्ट्स क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन मुझे डर है कि इस बार तुम्हारी किस्मत फिर से साथ नहीं देगी। वुमन ने धीरे से आह भरी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। आखिरकार हर किसी की अपनी किस्मत होती है और अच्छी किस्मत हमेशा एक व्यक्ति का साथ नहीं दे सकती। सौभाग्य से याओ स्पिरिट रैंक और उससे ऊपर के याओ बीस्ट सभी उस दिशा में इकट्ठा हो रहे थे, जिससे उसे राहत की एक अभूतपूर्व भावना महसूस हुई। हालांकि मुझे अपने सेक्ट के लोगों के आने का इंतजार करना चाहिए इससे पहले कि मैं जाऊं। वुमन ने एक पल सोचा। उसने जाने का इरादा किया था, लेकिन एक दिन पहले उसने एक सीक्रेट मेथड का इस्तेमाल करके सेक्ट को यहाँ जो कुछ हुआ उसकी सूचना दे दी थी। उसकी स्टेटस को देखते हुए यूजियान सेक्ट के लिए किसी को न भेजना असंभव था। हालांकि अब पहाड़ों से निकलने का उसके लिए सबसे अच्छा समय था। सुरक्षा के लिए उसने अभी भी यूजियान सेक्ट के लोगों के आने तक इंतजार करने की योजना बनाई। इस बीच लेपर्ड किंग और याओ स्पिरिट रैंक और उससे ऊपर के अन्य महान मॉन्स्टर्स आखिरकार धारा के किनारे पहुंच गए। हालांकि धारा पर पहुंचने के बाद ईगल के पंखों के एक टुकड़े और पहले छोड़े गए मॉन्स्टर लाशों के अलावा उन्हें यी फेंग का कोई निशान नहीं मिला। वह कहाँ है? लेपर्ड किंग ने चिल्लाया। अन्य मॉन्स्टर्स ने भी तेज नजरों से परिवेश को स्कैन किया। वे इतनी दूर बेकार नहीं आना चाहते थे, अन्यथा वे उस खुफिया जानकारी को विफल कर देंगे जो नाइट विंड सेंटीपीड ने 3 टांगों की कीमत पर प्रदान की थी। वहां देखो। बस जब वे यी फेंग को ढूंढने में विफल हो रहे थे, पिग किंग ने अचानक चीख निकाली। यह सुनकर सभी मॉन्स्टर्स ने अपनी नजरें उस जगह की तरफ मोड़ ली। धारा के पास नीले पत्थर के पास एक पेड़ के तने पर घास की रस्सी से बंधा और लटका हुआ वह ओल्ड टर्टल था। क्या वह बिल्कुल वही डेमन एम्परर बोगो नहीं था जिसके बारे में वे दिन रात चिंतित थे? प्रतिष्ठित डेमन एम्परर को एक पेड़ पर इस तरह लटका देख मॉन्स्टर्स की आंखें लगभग उनके सॉकेट से बाहर निकल गईं और उनका खून गुस्से से उबल पड़ा। मेरा आदेश सुनो। डेमन एम्परर को बचाओ। जल्दी अंधेरा होने वाला है। यी फेंग ने आसपास के जंगल का चक्कर लगाया, लेकिन अभी भी क्लाउड पाथ फ्लावर का कोई निशान नहीं मिला। आसमान को अंधेरा होते देख
वह केवल लाचार होकर कैंप की तरफ भागा। यह क्या है? लेकिन जैसे ही वह कैंप में वापस आया और अपना सिर उठाया, वह एक पल में स्तब्ध रह गया। इस समय उसके कैंप के चारों ओर विभिन्न जंगली जानवरों की लाशें पड़ी थी। लेपर्ड्स, जंगली सुअर, भेड़िए, तरह तरह के। नहीं हो सकता। मैंने वास्तव में एक सुपर पॉइजन नहीं बनाया, है न? मैंने सच में इसे रियलगर की तरह इस्तेमाल करने के लिए बनाया था। इन जानवरों की मौत की स्थिति को देखकर और पहले मरे हुए सांपों और ईगल्स को याद करते हुए यी फेंग अनुमान लगा सकता था कि इन जानवरों की मौत का कारण सबसे अधिक संभावना उसके द्वारा बिखेरा गया औषधीय पाउडर था। कितना पाप! यी फेंग मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने होंठ घुमाए और जल्दी से अपने हाथ में दवा की बोतल फेंक दी। डर था कि वह खुद को झड़ दे देगा। फिर उसने जमीन पर सफेद पाउडर को धोने के लिए पानी का इस्तेमाल किया। तभी अपने कैंप में लौटा और थोड़ा सुरक्षित महसूस किया। हालांकि यह गेम मीट भी एक दुर्लभ अच्छी चीज है। हालांकि गलती से इतने सारे जानवरों को मारने से यी फेंग को काफी अपराध बोध महसूस हुआ, लेकिन उनके मांस के बारे में सोचते ही उसकी लार बेकाबू होकर बहने लगी। किसी को पता होना चाहिए कि इस वर्ल्ड में गवर्नमेंट फूड अत्यंत दुर्लभ है। उदाहरण के लिए मार्शल कल्टीवेटर्स को लें। उनका दिमाग पूरी तरह से कल्टीवेशन पर होता है और उन्हें खाने की ज्यादा भूख नहीं होती। दूसरी सामाजिक श्रेणी के मोर्टल्स सभी जीविका चलाने के बारे में सोचते हैं और पाक इच्छाओं पर ज्यादा विचार नहीं करते, बस भूख मिटाना ही काफी होता है। अगर तुम उन्हें एक सुअर का पैर फेंक दो, तो उन्हें यह भी नहीं पता होगा कि इसे कैसे पकाना है। इसलिए इस वर्ल्ड में खाना बहुत महंगा है। यही कारण है कि बीफ नूडल्स की एक कटोरी की कीमत एक गोल्ड कॉइन होती है। इस प्रकार उसकी आंखों में ये जानवरों की लाशें, अब ब्रेस्ड पिग ट्रॉटर्स, कोल्ड लेपर्ड मीट, होल रोस्टेड वुल्फ की प्लेट्स थीं। आइडिया सुंदर था, लेकिन इतनी सारी चीजें पहाड़ से नीचे लाना एक प्रॉब्लम बन गया। धिक्कार है, बेकार में सोने के पहाड़ की रखवाली कर रहा हूँ। फक! यी फेंग ने कोसा और ब्लूस्टोन स्लैब पर बेस्पोकन चेहरे के साथ बैठ गया। बोरियत से बाहर उसने वुडन गिटार निकाल लिया। चलो थोड़ा टाइम किल करते हैं। यी फेंग की हथेली हल्के से स्ट्रिंग्स पर गिरी और गिटार की मधुर ध्वनि पर्वतीय जंगल में फैल गई। तभी बहुत दिनों से खोई हुई सिस्टम की आवाज यी फेंग के दिमाग में गूंज उठी। डिंग! होस्ट को बधाई, एक नया मिशन एक्टिवेट हो गया है। ओह! यी फेंग उम्मीद की एक नजर के साथ अचानक खड़ा हो गया। आशा कर रहा था कि यह सिस्टम शायद अपना मन बदल ले और उसे कुछ ऐसा दे जो उसे एक कल्टीवेटर बना सके। कम से कम उसे इस अदर वर्ल्ड में एक टाइकून बनने दे। मिशन कंटेंट: जिथर, गो, कैलीग्राफी और पेंटिंग को गॉड्स के बराबर के लेवल तक प्रैक्टिस करें। रिवॉर्ड: 1 माउंट। फक योर मदर! सिस्टम की आवाज सुनने के बाद यी फेंग की उम्मीदें फिर से टूट गईं और वह तुरंत गालियों की एक धारा में फूट पड़ा। उसने सोचा यह कुछ अच्छा था, लेकिन यह फिर से ये मिसलेनियस टास्क्स निकले। अगर वे कुछ हद तक उपयोगी होते तो ठीक था, लेकिन वह बॉक्सिंग और ब्लैकस्मिथिंग लो, उनके साथ खुद को सहारा देना उसके लिए पहले से ही काफी मुश्किल था। यहाँ तक कि उसकी कड़ी मेहनत से कमाई गई दौलत भी एक ट्रांसमिग्रेटर के रूप में उसके अपने कौशल, किताबें लिखने पर आधारित थी। इसका स्क्रैपी सिस्टम से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन यह ठीक था, कम से कम ब्लैकस्मिथिंग और इस तरह की चीजों ने उसे इन सभी वर्षों में भूखा मरने से बचाया था। लेकिन जिथर, गो, कैलीग्राफी और पेंटिंग? वह सच में कल्पना नहीं कर सकता था कि उनका क्या उपयोग होगा। क्या उन्हें अपना टेम्परामेंट कल्टीवेट करने के लिए इस्तेमाल करना था? बेशक, उसने सबसे ज्यादा मिशन के रिवॉर्ड की आलोचना की।
वह उस दृश्य को नहीं भूला था जब सिस्टम ने उसे मार्शल आर्ट्स हॉल चलाने के लिए एक मिशन जारी किया था, यह कहते हुए कि यह उसे एक सुपर एक्सपर्ट का रिवॉर्ड देगा। वह उस समय इतना उत्सुक था, सोच रहा था कि जीवन का शिखर आ रहा है, लेकिन रियलिटी ने उसे कैसा झटका दिया। उसने कहा एक सुपर एक्सपर्ट, लेकिन यह सिर्फ एक आधामरा हुआ, टूटा हुआ स्कल था। उसने स्वीकार किया कि यह काफी डरावना दिखता था, लेकिन मुसीबत पैदा करने के अलावा यह बेकार था। तो एक माउंट है। पह यी फेंग ने नफरत से थूका। उसे विश्वास नहीं था कि यह क्रैपी सिस्टम वास्तव में उसे कोई अच्छा माउंट रिवॉर्ड दे सकता है। यह सबसे अधिक संभावना एक और धोखेबाज चीज होगी। इसलिए वह इस मिशन को पूरा करने की जहमत नहीं उठा सकता था। अपने गुस्से में यी फेंग ने अपने हाथ में गिटार को लात मारकर दूर फेंक दिया। इसे देखकर ही उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने इसे लात मारकर दूर फेंका, सिस्टम की आवाज फिर से आई। मिशन फेलियर पेनल्टी, मार्शल आर्ट्स हॉल को रिक्लेम करें। यह अब होस्ट का नहीं रहेगा। नानी? यी फेंग का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और गुस्से का एक पेट भर फटने वाला था। हालांकि वे कौशल बेकार थे, यह मार्शल आर्ट्स हॉल उसके आश्रय की जगह थी। भले ही वह अब अमीर था और पूरी तरह से एक और घर खरीद सकता था, लेकिन इन वर्षों की भावनाएं और अपनेपन की भावना नहीं खरीदी जा सकती थी। तुम बेरहम हो। यी फेंग ने अपनी सांसों के नीचे कोसा, गिटार वापस उठाया और क्लैटर के साथ डोंग फेंग पो बजाना शुरू कर दिया। पीपा पर ईस्ट विंड ब्रेक्स की प्रस्तुति कौन बजा रहा है? गिटार बजाते हुए और अपनी पिछली जिंदगी का एक क्लासिक गाना गुनगुनाते हुए यी फेंग अपनी आंतरिक नाराजगी को दूर करता हुआ लग रहा था, लेकिन वास्तव में वह सिस्टम की अत्याचार के आगे झुक चुका था। अगर रेनहाओ को कुछ हुआ, तो मेरा ली फैमिली तुम्हारे यूजियान सेक्ट को नहीं छोड़ेगा। उस समय एक शक्तिशाली आभा के साथ प्रकाश की दो धाराएं पर्वत श्रृंखला की तरफ घूम गईं। यह सुनकर ग्रैंड एल्डर जू मोजू की अभिव्यक्ति खराब हो गई। वह मूल रूप से एक छोटे से काम के लिए पहाड़ों पर आया था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसका शिष्य हेड डिसाइपल ली रेनहाओ ऐसी अजीब घटना का सामना करेगा। यह संयोग था कि हेड डिसाइपल ली रेनहाओ की चाची मार्शल एम्परर ली जियाक्सिन यूजियान सेक्ट में उनसे मिलने आई थी। यही वजह है कि यह स्थिति उत्पन्न हुई। मार्शल एम्परर ली जियाक्सिन के शब्दों के बावजूद ग्रैंड एल्डर जू मोजू कोई गुस्सा दिखाने की हिम्मत नहीं करते थे। आखिरकार ली फैमिली पूरे नानशा की शीर्ष 3 कुलों में से एक थी। हालांकि रेनहाओ के संदेश ने कहा कि ये पहाड़ याओ बीस्ट से भरे हुए हैं, फिर भी हमने अपने रास्ते में केवल कुछ छोटे डेमन देखे हैं, जिनमें सबसे मजबूत यह सेंटीपीड है जो मेरे हाथ में है। जैसे ही मार्शल एम्परर ली जियाक्सिन ने परिवेश को स्कैन किया, उसने जारी रखा, यह सेंटीपीड काफी मजेदार है। हालांकि इसने वास्तव में हमें देखकर मृत होने का नाटक करने की कोशिश की। अच्छा, इसे वापस ले जाना एक अमूल्य औषधीय सामग्री माना जाएगा। वास्तव में सौभाग्य से घटनाओं के इस मोड़ को रेनहाओ के लिए एक अच्छी बात माना जा सकता है। ग्रैंड एल्डर जू मोजू ने आह भरी। स्पष्ट रूप से सेंटीपीड में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनका दिल चिंता से भरा हुआ था। न केवल हेड डिसाइपल ली रेनहाओ उनके शिष्य और यूजियान सेक्ट की सीनियर सिस्टर थी, बल्कि वह ली फैमिली की सदस्य भी थी। उन्हें बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए था। आशा करते हैं। दोनों ने उड़ते हुए नीचे पर्वत श्रृंखला को किसी भी गतिविधि के लिए स्कैन किया। हम्मा, वह है। उस समय उड़ती हुई मार्शल एम्परर ली जियाक्सिन अचानक धीमी हो गई, इससे पहले कि वह पूरी तरह से रुक गई। उसे सुनकर ग्रैंड एल्डर जू मोजू ने भी देखा। उनकी आंखें फैल गईं।
और अपनी मेंटल फोर्टिट्यूड के बावजूद वे हकलाने से खुद को रोक नहीं सके। वाह वाह! वे 100 से अधिक याओ स्पिरिट्स और 10 से अधिक याओ किंग्स की लाशें हैं। वास्तव में मार्शल एम्परर ली जियाक्सिन ने समान रूप से गंभीर एक्सप्रेशन के साथ सिर हिलाया, अनजाने में ठंडी हवा की एक सांस खींची। ऐसा करतब बस टेरिफाइंग था। आखिरकार अगर ऐसी लाइनअप इकट्ठी होती तो उसके जैसी एक मार्शल एम्परर को भी शीर्ष पर आने के लिए संघर्ष करना पड़ता। इसके अलावा याओ बीस्ट्स अपनी एकजुटता के लिए जाने जाते थे। क्या जिसने भी ऐसा किया उसे ततैया के छत्ते को हिलाने का डर नहीं था? उसने खुद से पूछा। उसके पास इतने सारे याओ स्पिरिट्स और याओ किंग्स को मारने की क्षमता हो सकती थी, लेकिन उसके पास निश्चित रूप से ऐसा करने का साहस नहीं होता। कोई आश्चर्य नहीं कि इन पहाड़ों में याओ किंग्स और याओ स्पिरिट्स गायब हो गए हैं। वे सब यहीं मर गए हैं। ग्रैंड एल्डर जू मोजू ने अपना संयम वापस पा लिया और हैरान स्वर में बोले, लेकिन ऐसा भव्य करतब कौन कर सकता था? यह वही होना चाहिए। मार्शल एम्परर ली जियाक्सिन ने अपनी तेज नजर यी फेंग की तरफ डाली, जो अनगिनत लाशों से घिरा हुआ था। वाह! ग्रैंड एल्डर जू मोजू ने भौहें सिकोड़ी और कहा, लेकिन उस पर कोई आभा नहीं है। वह एक मोर्टल जैसा दिखता है। यह कहना मुश्किल है। मार्शल एम्परर ली जियाक्सिन ने सिर हिलाया। क्या एक मोर्टल इतने सारे याओ बीस्ट लाशों से घिरा होने पर डरता नहीं? वह शायद कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक विशेष कल्टीवेशन टेक्निक की कल्टीवेशन करता है, जिससे उसके कल्टीवेशन लेवल का पता लगाना असंभव हो जाता है। यह समझ में आता है। ग्रैंड एल्डर जू मोजू ने सिर हिलाया। अगर वह सच में एक मोर्टल होता तो यह पूरी स्थिति बहुत अतार्किक होती। यह व्यक्ति शायद एक मार्शल एम्परर भी है। चलो उसे ग्रीट करने जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। मार्शल एम्परर ली जियाक्सिन ने कहा, जब वह उसकी तरफ तेजी से बढ़ी। ग्रैंड एल्डर जू मोजू ने सिर हिलाया और उसका पीछा किया। डिंग! होस्ट को बधाई, जिथर को सुपरलेटिव रियल्म तक प्रैक्टिस करने के लिए। सिस्टम की आवाज सुनकर यी फेंग बेफिक्र रहा। आखिरकार वह अभी भी गॉड्स के बराबर होने से बहुत दूर था। पिछले अनुभव के आधार पर यी फेंग जानता था कि ये मोटे तौर पर 7 रियल्म्स में विभाजित थे। थ्रेशोल्ड को देखना, माइनर अचीवमेंट, प्रोफिशिएंट मास्टरी, सुपरलेटिव, अनराइवल्ड इन द वर्ल्ड, सिंपलिसिटी में वापसी और गॉड्स के बराबर। अगर वह 4 कलाओं, जिथर, गो, कैलीग्राफी और पेंटिंग, सभी को गॉड्स के बराबर होने के लेवल तक प्रैक्टिस करना चाहता था, तो कम से कम कई महीने लगेंगे। वह भी भाग्यशाली था, शायद इसलिए क्योंकि वह अक्सर गिटार बजाता था। उसका जिथर में कौशल कुछ ही गानों के बाद सुपरलेटिव रियल्म तक पहुंच गया, जिससे उसे बहुत मेहनत बच गई। चलो कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। वैसे भी बोर हो रहा हूँ। यी फेंग ने गिटार उठाने से पहले थोड़ा आराम किया। पहले वह इन कौशलों को जल्दी से खत्म करना चाहता था ताकि यह क्रैपी सिस्टम उसका मार्शल आर्ट्स हॉल वापस न ले ले। दूसरा, यी फेंग उस समय वास्तव में बोर हो रहा था। हालांकि जब धुन शुरू हुई, मार्शल एम्परर ली जियाक्सिन, जो यी फेंग की तरफ दौड़ रही थी, पूरे शरीर से कांप गई और तुरंत अपनी पटरियों पर रुक गई। वह व्यक्ति क्या बजा रहा है? क्या यह एक जिथर है? उसके बगल में ग्रैंड एल्डर जू मोजू ने दृश्य को देखकर अपनी उलझन व्यक्त की। चुप रहो। हालांकि उन्हें मार्शल एम्परर ली जियाक्सिन से एक ठंडी डांट मिली। ग्रैंड एल्डर जू मोजू का चेहरा काला पड़ गया। वह एक मार्शल एम्परर थे। आखिरकार इतनी बेशर्मी से बिना चेहरे के डांटा जाना वास्तव में असहनीय था। जैसे ही वे जवाब देने ही वाले थे, उन्होंने नोटिस किया कि मार्शल एम्परर ली जियाक्सिन ने उत्साह से अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब वे उलझन में थे,
मार्शल एम्परर ली जियाक्सिन ने फिर से बात की। मेरा तुम्हें डांटने का इरादा नहीं था। बस इस धुन को एक शांत दिल से सुनो और तुम समझ जाओगे कि मैंने ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दी। ग्रैंड एल्डर जू मोजू ने भौहें सिकोड़ी, अप्रभावित। फिर भी उन्होंने वैसा ही किया जैसा उन्हें कहा गया था। लेकिन एक बार जब उन्होंने अपना मन शांत किया तो उनकी आकस्मिक अभिव्यक्ति एक पल में बदल गई और गहरे आघात की एक लुक उभरी। यह है, क्या सच में इस संगीत के भीतर इतनी पावरफुल जिथर इंटेंट समाहित है? ग्रैंड एल्डर जू मोजू ने शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा। आखिरकार समझ गए कि मार्शल एम्परर ली जियाक्सिन इतनी नर्वस क्यों थी। यह जानते हुए कि संगीत में जिथर इंटेंट थी, उन्हें मार्शल एम्परर ली जियाक्सिन से और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने समझदारी से अपना मुंह बंद किया और संगीत से निकलने वाले कॉन्सेप्ट को फील करने पर फोकस किया। संगीत आलस से बहता रहा। यह उनके ईयर्स के जरिए छेद कर गया। इसके भीतर का कॉन्सेप्ट तुरंत ग्रैंड एल्डर जू मोजू को बहुत बहुत पुरानी मेमोरीज में वापस खींच ले गया। एक समय यूजियान सेक्ट के प्रसिद्ध हेवन सस्टेनिंग स्वॉर्ड ग्रैंड एल्डर जू मोजू बस एक नम्र परिवार का एक छोटा लड़का था जो एक दिन मार्शल कल्टीवेटर बनने का सपना देखता था। उसने बाधाओं का सामना किया और चोटें झेली, लेकिन जब भी उसे जारी रखना मुश्किल लगता, उस जर्जर झोपड़ी में लौटने पर हमेशा एक गर्म भोजन और गर्म सूप मिलता। एक दयालु बूढ़ी महिला हमेशा उसके फटे हुए कपड़े सिलने और उसके जूते धोने में मदद करती थी जब तक कि वे नए नहीं लगने लगते। मोजू, मुझे विश्वास है कि तुम सबसे बेहतर हो। ये शब्द उसके ईयर्स में गूंजते थे। वह धीरे धीरे झुकती हुई पीठ, वह दयालु स्माइल और वह कोमल कंसर्न, उसकी बूढ़ी माँ। टाइम उड़ता है और ईयर्स बीत जाते हैं। 1000 साल से अधिक उसके बिना एहसास के बीत गए और ग्रैंड एल्डर जू मोजू ने पाया कि आवाज कई ईयर्स पहले धुंधली हो चुकी थी। वे धीमी, सॉफ्ट स्पोकन यादें उनके दिमाग में बहुत लंबे समय से नहीं आई थी। और एक बार का भोला युवक आखिरकार अपनी जनरेशन का एक टाइटन बन गया था। लेकिन वह अब वहां नहीं थी। माँ, उसके बिना एहसास के संगीत रुक गया था, लेकिन ग्रैंड एल्डर जू मोजू बहुत देर तक अपनी मेमोरीज में फंसे रहे। यूजियान सेक्ट के प्रतिष्ठित ग्रैंड एल्डर की आंखों में अब आंसू आ गए थे। ऐसा लगता है हम उन्हें कम आंक रहे थे। मार्शल एम्परर ली जियाक्सिन की नरम आवाज उनके बगल से आई। यह व्यक्ति केवल एक मार्शल एम्परर कैसे हो सकता है? इस संगीत में जिथर इंटेंट के आधार पर वह कम से कम एक मार्शल वेनरेबल लेवल का अस्तित्व है। बोलते समय मार्शल एम्परर ली जियाक्सिन ने भी अपना सिर झुकाया और अपनी आंखों के कोनों को पोंछा। यह पता चला कि उसकी आंखें किसी समय लाल हो गई थी और यह अज्ञात था कि संगीत ने उसके दिल में कौन सी मेमोरी को छुआ था। एक मार्शल वेनरेबल? कोई आश्चर्य नहीं। ग्रैंड एल्डर जू मोजू ने मार्शल एम्परर ली जियाक्सिन पर एक नजर डाली। अगर उनके जैसी ताकतवर एक हाफ स्टेप मार्शल एंसेस्टर इस तरह प्रभावित हो सकती थी, तो यह वास्तव में केवल एक मार्शल वेनरेबल द्वारा ही हासिल किया जा सकता था, जो एक मार्शल एंसेस्टर से एक पूरा रैंक ऊंचा एक्सपर्ट है। चलो जाकर अपना सम्मान अर्पित करते हैं। मार्शल एम्परर ली जियाक्सिन ने एक गहरी सांस ली। उसकी एक्सप्रेशन बहुत अधिक गंभीर हो गई। उसका टोन केवल हेलो कहने से सम्मान अर्पित करने में बदल गया था। ग्रैंड एल्डर जू मोजू ने सिर हिलाया। दोनों ने छलांग लगाई, अपने पीछे निशान छोड़ते हुए यी फेंग के लोकेशन की तरफ उड़ गए। आह, मुझे अभी भी बहुत प्रैक्टिस करनी है, यी फेंग ने बेस्पोकन कहा, अपनी कुछ दर्द भरी बाहों को हिलाते हुए। उसे कुछ सुनाई देता हुआ लगा और उसने जल्दी से ऊपर देखा, केवल 2 फिगर्स को उसकी तरफ उड़ते देखा। और कल्टीवेटर्स?
यी फेंग थोड़ा हैरान था। जिस तरह से वे दोनों उड़े, उसे देखकर उसके दिल में लालसा की एक झलक दिखाई दी। अगर उसका क्रैपी सिस्टम भी थोड़ा और रिलायबल होता, तो वह शायद ऐसे ही दुनिया में घूम सकता था, है न? हालांकि कल्टीवेटर्स का फिर से सामना करने से यी फेंग का कंपोजर ज्यादा नहीं बिगड़ा। आखिरकार यह उनसे निपटने का उसका पहली बार नहीं था। उदाहरण के लिए लुओ लानक्सुए और इस बार पहाड़ों में मिली तलवार वाली लड़की, दोनों कल्टीवेटर्स थीं। यह बस इतना था कि यी फेंग को पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों उससे क्या चाहते थे। आखिरकार दोनों उसके सामने उतरे। यी फेंग ने अपने हाथों में गिटार नीचे रखा और खड़ा हो गया। हालांकि जिन दो लोगों को यी फेंग ने सोचा था कि उनका उससे कुछ काम होगा, उन्होंने अचानक उसे प्रणाम किया। उनकी आवाज सम्मान से भरी थी। मार्शल एम्परर ली जियाक्सिन, ग्रैंड एल्डर जू मोजू, सीनियर को सम्मान अर्पित करते हैं। दोनों ने एक साथ बात की, जबकि प्रोटागोनिस्ट को सावधानी से ऑब्जर्व कर रहे थे। वे यह देखकर हैरान थे कि इतनी करीबी दूरी पर भी वे यी फेंग से एनर्जी की थोड़ी सी भी रिपल डिटेक्ट नहीं कर सके। अनिवार्य रूप से उन्होंने एक दूसरे पर एक नजर डाली। उनके दिल शौक की उथल-पुथल भरी लहरों से उबल रहे थे। क्या वह एक मोर्टल हो सकता है? वह इम्पॉसिबल था। एक मोर्टल के पास जिथर इंटेंट नहीं हो सकती जो उन्हें सिर्फ संगीत सुनकर ही इतना गहरा डूबा सके। एक मार्शल वेनरेबल, यह कन्फर्म है। हालांकि यी फेंग पूरी तरह से बेवजह था। दो मार्शल कल्टीवेटर्स का उड़कर आना और उसे सीनियर कहना, यह क्या मामला था? इसलिए उसने कहा, मुझे डर है कि तुम दोनों से गलती हो गई है। मैं कोई सीनियर नहीं हूँ। मैं बस एक मोर्टल हूँ जो जड़ी बूटियां इकट्ठा करने पहाड़ों में आया था। एक मोर्टल? यी फेंग के शब्दों ने तुरंत मार्शल एम्परर ली जियाक्सिन और ग्रैंड एल्डर जू मोजू को दंग कर दिया। क्या उन दोनों से गलती हो सकती थी? क्या उनके सामने का युवक सच में सिर्फ एक मोर्टल था, एक ऐसा मोर्टल जिसके पास बेहतरीन म्यूजिकल स्किल्स थी? बस जब दोनों यह सोच रहे थे, मार्शल एम्परर ली जियाक्सिन ने अचानक कुछ देखा। उसकी पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं, और तीव्र शौक महसूस करते हुए उसने ग्रैंड एल्डर जू मोजू पर एक अर्थपूर्ण नजर डालना नहीं भूली। यह सुनकर ग्रैंड एल्डर जू मोजू ने देखा और अचानक एक हिंसक कंपी से कांप गए।